ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीना अंजुम, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू HPS फरताबाद कलबुर्गी साउथ, आप तमाम तलबा का इस ई क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं जमाते हफ्तुम मज़मून समाजी साइंस का सबक पढ़ाने के लिए हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली जमात में आज़ादी की जद्दोजहद के बारे में पढ़ा था। सबक शुरू करने से पहले हम एक सरगर्मी करेंगे। तो इस सरगर्मी के तहत मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, आपको जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल देखिए, हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी का नतीजा क्या हुआ? सोचकर बताइए। जी, हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। दूसरा सवाल, आज़ादी आगे ले जाने के लिए हिंदुस्तानियों ने क्या शुरू की? आज़ादी को आगे ले जाने के लिए हिंदुस्तानियों ने तहरीक शुरू की। जो आप ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है बच्चों, एक तहरीक की तस्वीर है, किस तरह से हिंदुस्तानियों में कौमियत का जज्बा पैदा हुआ, जद्दोजहद का जज्बा पैदा हुआ और एक जद्दोजहद क्या हुई, तहरीक की शक्ल ले ली। तो आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो इस सबक का दूसरा हिस्सा है, जो है तहरीक आज़ादी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी तहरीक क्या है। तहरीक के माने हैं हरकत करना, मूवमेंट, हरकत करना, हरकत में आ जाना। तो इसका मैं छोटा सा तारुफ पेश करूँगी यहाँ पे, गौर से देखिए बच्चों। तहरीक आज़ादी अंग्रेज़ों की ज़ालिमाना हिकमत अमली 19वीं सदी के निस्फ में कौमियत नमूदार होने लगी। जैसे कि आप लोग पिछली जमात में जान चुके हैं कि किस तरह से हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की जद्दोजहद में अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जान की कुर्बानी दी और जद्दोजहद शुरू कर दी। किसके ख़िलाफ़? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ये आप लोग पिछले के पहले हिस्से में जान चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये इस जद्दोजहद को तहरीक की शक्ल दी और हिंदुस्तानों में किसका जज्बा पैदा होने लगा? कौमियत का जज्बा पैदा होने लगा। कौमियत के जो माने हैं मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगी। अंग्रेज़ी तालीम हासिल किए हुए तालीमी तबके ने बरतानवी हुकूमत के असल मकसद समझ लिया। जिस तरह से हिंदुस्तानी तालीम हासिल, जो आला तबक़ात थे वो तालीम हासिल कर चुके थे, उन्हें समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत अमली की वजह क्या है, वो उन्होंने हिंदुस्तानी उस मकसद को, उनके मकसद को वो अच्छी तरह से जान चुके। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज की ताक में थे। एहतजाज के माने हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दी। तो हम जानेंगे कौमियत का फ़रोग़ क्या है। ये कौमियत का फ़रोग़, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज़म। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौमियत किसे कहते हैं। कौमियत के माने हैं एक मुक़र्ररा जोग्राफियाई इलाक़े के लोगों के हम सब एक हैं जज्बा उभरता है। कौमियत के माने हैं हम अपने ज़मीनी इलाक़े को, हमें एक मुक़र्रर इलाक़े से मोहब्बत, प्यार मोहब्बत करना और हम सब एक है का जज्बा पैदा होता है उससे। तो कौमियत क्या हुई, जैसे ही तहरीक शुरू हुई,
तहरीक की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो हिंदुस्तानियों में कौमियत दिन ब दिन नमूदार होने लगी। 1857 ईस्वी की पहले जंग आज़ादी में तालमेल की कमी से ये जद्दोजहद नाकाम रही। तो ये जद्दोजहद नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि आपस में तालमेल की कमी थी। क्या है ये? मगरिबी तालीम और जदीदी साइंस मालूमात, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंस। अंग्रेज़ी तालीम हासिल किए हिंदुस्तानियों में उभरने वाले तसर्रुरात जैसे आज़ादी, इकसानियत और भाईचारगी, इन तमाम को सियासी तौर पर हौसला अफजाई मिली। जिस तरह से हिंदुस्तानी क्या हुआ, तालीम याफ्ता होते गया और वो मगरिबी तालीम को अपनाया, उसके ख़यालात में एक नया तसव्वुर पैदा हुआ कि आज़ादी, इकसानियत, भाईचारगी, आपस में मिलजुल कर रहना, हाँ ये क्या है, इंटीग्रिटी, भाईचारगी के साथ रहना, ये इनको क्या हुआ, एक सियासी तौर पे क्या मिली, एक सपोर्ट मिला, एक हौसला अफजाई मिली। ये देखिए तस्वीर में आप लोग, एक ही तर्ज का इंतज़ामिया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यूनिफॉर्म एक ही तर्ज बोले तो एक जैसा, मुनफरिद नहीं, बिल्कुल एक जैसा, सबके लिए एक। तो इसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को एक ही तर्ज के इंतज़ामिया में शामिल किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को एक ही तर्ज में, एक ही सिस्टम में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। उस वक्त क्या था, अंग्रेज़ों से जारी किरदा अवाम की मुखालिफत के कायदे क़ानून को उमूमन मुत्तफ़िक़ होकर मुखालिफत करना शुरू किए। हिंदुस्तानियों में कौमियत का जज्बा उभारने का सबब बनी। ये जो एक ही तर्ज का इंतज़ामिया है वो हिंदुस्तानियों के कौमियत का जज्बा उभारने का सबब बनी। जिस तरह से हिंदुस्तानियों में क्या जज्बा पैदा हुआ, कौमियत का जज्बा पैदा हुआ कि हम सब एक है, हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपनी ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का कौमियत का जज्बा पैदा हुआ। मौशी इस्तेहसाल, इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पे क्या कर रहे थे, इस्तेहसाल कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको तकलीफ़ दे रहे थे। हिंदुस्तान की मौशी हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। हिंदुस्तानियों की तिजारत, ज़राअत, सनतों के ज़वाल का सबब बनी। तो किस तरह से अंग्रेज़ हिंदुस्तान को पूरी तरह से खाली कर रहे थे कि आपने सुना है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान में जितनी भी माल व दौलत थी वो अपने बैरूनी मुल्क को क्या कर रहे थे, वो भेज रहे थे। यहाँ पे जितनी भी दौलत थी, यहाँ पे जो सनती थी, उनके ऊपर क्या हो गया, ज़वाल आ गया। किस वजह से? हिंदुस्तान में बहुत ही अहम जो रहनुमा है दादा भाई नौरोजी जी ने, जो एक इकनॉमिक्स्ट है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी में, अपने एक नज़रिए में इसको किस चीज़ का नाम दिया, दौलत का बहाव, द ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया। जिससे इस बात से हमें पता चलता है कि उस वक्त हिंदुस्तान की मौशी हालत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। किसान, मज़दूर जो थे बहुत ही बेबस और हाल थे। और जो इस तहरीक से और एक चीज़ का हमको क्या हुआ, हिंदुस्तानियों को क्या मिला, मौका मिला रिवायत का तारुफ, रियलाइजेशन ऑफ हेरिटेज। सर बताइए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? सर विलियम जोन्स, और ये है कोलब्रुक। ये जो दो हिस्टोरियन हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ को बहुत तारुफ कराया हिंदुस्तानियों के सामने। हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीबी रिवायत को अपने मुताले के ज़रिए तारीफ़ करवाया कि हिंदुस्तान की तहज़ीब बहुत ही क़दीम तहज़ीब है और बहुत ही क्या है, उम्दा तहज़ीब है। इस तरह से कौमियत की जड़ें और भी गहरी और मजबूत होती गई। समाजी व मजहबी तहरीकें, ये क्या है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट। 19वीं सदी के हिंदुस्तानी समाजी इस्लाहकार राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद वगैरह ने महरूम और इस्तेहसाल तबकों को तालीमी अहमियत समझाई। राजा राम मोहन रॉय, और ये है देखिए
ईश्वरचंद विद्यासागर, ये देखिए बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये जो समाजी सलाहकार है ये लोग, इनका ये जो सलाहकार है ये समाज की इस्लाह कर रहे थे। ये लोग जो समाज में जो पुराने अंधे अकीदे थे उसको जड़ से निकाल फेंकना चाहते थे और ये कहीं हद तक भी ये कामयाब हो गए। जैसे बचपन की शादी, सती की रिवायत और बेटियों की तालीम पर रोक लगा दी गई थी, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, पाबंदी हटा दी गई और तालीम को क्या कर दिया उन्होंने, तालीम को फ़रोग़ देने लगे। तो ये जो इस्लाहकारों का क्या है, बहुत बड़ा रोल है इस तहरीक में। इसको और क्या हुई, मजबूत तहरीक को और क्या हुई, हौसला अफजाई मिलती गई। अब हम जानेंगे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की हौसला अफजाई, इंस्पिरेशन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लेट्स सी। मंगल पांडे, देखिए बच्चों तस्वीर में देख रहे हैं आप, लक्ष्मीबाई बेगम हज़रत महल, लक्ष्मीबाई बेगम हज़रत महल, मंगल पांडे, ये एक ऐसे अजीम रहनुमाए हैं, ये वॉरियर्स हैं जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में अपनी जान की कुर्बानी देते हुए जद्दोजहद की और काफ़ी हद तक जद्दोजहद को आगे ले जाने के लिए क्या हुई, हौसला अफजाई मिली। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आज़ादी की जद्दोजहद में किस तरह से अजीम रहनुमाओं ने जो काविशें की, जो मेहनत की, अंग्रेज़ों की हुकूमत को बर्खास्त करने की, उससे काफ़ी हिम्मत मिली। और जो इस चीज़ नस्ली इम्तियाज़, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अंग्रेज़ अपने आप को सबसे अजीम समझते थे। देखिए इंतज़ामिया के आला ओहदे अंग्रेज़ों के लिए मुख्तस किए गए थे। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग पहले मैंने अपने पहले हिस्से में बताया था कि आज़ादी की जद्दोजहद में किस तरह से अंग्रेज़ अपने आप को आला ओहदे पे फाइज किए हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौजियों को क्या करते थे, हिंदुस्तानी अफसरों को पूरी तरह से वो नज़रअंदाज कर चुके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तानियों में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सबब बनी, ये मुल्क हमारा है, हम हर हाल में अपने मुल्क को आज़ादी दिलाएंगे। इस ग्रोह का नाम, इस ग्रोह की जो बुनियाद रखने वाले थे A.O. हुमे कांग्रेस के बानी थे। ये जो क्या थे, बानी थे, इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस कमेटी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस कमेटी। और इसमें जो अहम रोल जो अदा किया जो है उमेश चंद्र बैनर्जी पहली अजलास के सदर थे, जो पहले। उसके बाद हम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की का क़ायम होने का क्या मकसद था, क्यों क़ायम हुई, इसका क्या मकसद था। इसका सबसे अहम मकसद था कि कौमी इत्तेहाद पैदा करना, हम सब एक है का जज्बा पैदा करना, अवाम के मुतालबात को हुकूमत के रूबरू पेश करके अवामी ख़यालात मरतब करना, अवाम की जो सोच है वो कहाँ तक, हुकूमत तक लेके पेश करना था उनको, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मांगे हैं, उन्होंने क्या वो क्या चाहते हैं, वो क़ानूनी तौर तरीक़े से उस चीज़ को वो आगे ले जाना चाह रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दूसरा जो दौर था एतदाल पसंदों का दौर, जिसे हम कहेंगे मॉडरेट्स। ये जो इस दौर की शुरुआत हुई 1885 था, 1905 ईस्वी में शुरू हुई। हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के इब्तिदाई रहनुमाओं को एतदाल पसंद कहा जाता था। तो बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे कि एतदाल पसंद किसे कहते हैं। एतदाल पसंद उनको कहा जाता है जो आइन पर मुबनी हिकमत अमली पर यकीन करने वाले, आइन पर मुबनी हिकमत अमली पर यकीन करने वाले, मतलब कि क़ानून पर यकीन, आइन पर बनी हिकमत अमली पर यकीन रखते थे वो लोग। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे वगैरह शामिल हैं। तो उन्होंने अपनी क्या रखी, अपनी सोच रखी कि किस तरह से अवाम की बात ये हुकूमत तक पहुंचाई जाए और किस तरह से ये लोग हैं। अब हम जानेंगे अस्करियत पसंदों का दौर। ये दौर शुरू होता है 1905 था 1919।
एज ऑफ रेडिकल्स। ये लोगों का जो अस्करियत पसंद किसे, पहले हम जानेंगे कि अस्करियत पसंद किसे कहते हैं। आजिज़ाना हिकमत को भीख के उसूल कहकर अस्करियत पसंद मजाक उड़ाते थे। एतेदाल पसंद इंतज़ामिया तरीक़ों पर सवाल उठाने वाले नए रहनुमा का एक गुरु कांग्रेस में उभरा, वही अस्करियत पसंद कहलाया। तो अस्करियत पसंद जो थे वो लोग सीधा इंतज़ामिया पे सवाल उठाते थे। दे क्रिटिसाइज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अस्करियत पसंद दौर में जो अहम रहनुमा थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल अस्करियत पसंद ग्रोह के कायद थे। लाल बाल पाल के नाम से मशहूर हुए। बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज्य मेरा पैदाइशी हक है। देखिए बच्चों, लाला लाजपत राय की तस्वीर है और यह है ये बाल गंगाधर तिलक और ये है बिपिन चंद्र पाल। ये किस नाम से जाने जाते हैं? लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। और जो अस्करियत पसंद के जो अहम रहनुमा थे बाल गंगाधर तिलक, उनका क्या नारा था? स्वराज्य मेरा पैदाइशी हक है। स्वराज्य के माने आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, जो वो कोई छीन नहीं सकता। तो उनका ये नारा था। बंगाल की तकसीम, किस तरह से बंगाल में इस तहरीक का पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हम जानेंगे लॉर्ड कर्जन बंगाल की हिंदू और मुसलमानों में मजहबी तफरीक के ज़रिए कौमियत पर काबू पाने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सुनार बांग्ला गीत को कौमी गीत के तौर पर गाया। तो देखिए बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। अंग्रेज़ चाहते थे, अंग्रेज़ों की क्या थी हिकमत अमली, क्या थी अंग्रेज़ों की क्या सोच थी कि आपस में हिंदू मुस्लिम में क्या जाए तफरीक डाली जाए, फ़र्क डाला जाए और इनको क्या करें तकसीम किया जाए। इससे क्या होता है, तहरीक को क्या हम कमज़ोर किया जा सकता है। इस तरह की वो हिकमत अमली अपनाए। बंगाल की तकसीम के दौरान बंकिम चंद्र की वंदे मातरम हुब्बुल वतनी का गीत था, जो एक नेशनल सॉन्ग है। उन्होंने उस वक्त बंगाल के तकसीम के वक्त ये गाना गाया। देखिए बच्चों, ये तस्वीर बंकिम चंद्र की है। इसी दौरान मुस्लिम लीग का क़याम, इस तहरीक के दौरान क्या हुआ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में तहरीक शुरू होती चली जा रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, देखिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, किस तरह से इसकी बुनियाद हुई और इसको किसने कायम किया। अंग्रेज़ों की फूट डालो हुकूमत करो की तहत मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उस दौरान जिस तरह लॉर्ड कर्जन ने अभी आपको मैंने बताया है, बंगाल की तकसीम के दौरान लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि एक ऐसी हिकमत अमली की जिसमें हिंदू मुस्लिम में फ़र्क किया गया। इसी के तहत क्या हुआ, मुस्लिम लीग का 1906 ईस्वी में क्या हुई, ये क़ायम हो गई, मुस्लिम लीग क़ायम हो गई। सर आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और दीगर तमाम ने 1906 ईस्वी में ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। सूरत की फूट, सूरत क्राइसिस, ये तहरीक के दौरान सूरत में फूट कैसी हुई। सूरत की फूट 1907 ईस्वी में हुई। अस्करियत पसंदों और एतदाल पसंदों के दरमियान इख्तिलाफात से कांग्रेस में सियासी फूट पड़ गई। तो जैसा कि आप जानते हैं, अस्करियत पसंदों की सोच और एतदाल पसंद की सोच में काफ़ी फ़र्क था। अस्करियत पसंद सीधा उनका क्या मानना था कि वो इंतज़ामिया पे सवाल उठाने वाले थे, और एतदाल पसंद थे जो आइन पर मुबनी हिकमत अमली पर यकीन रखने वाले थे, जो क़ानून पर यकीन रखने वाले थे। इन दोनों की सोच में फ़र्क होने की वजह से कांग्रेस में सियासी फूट पड़ गई। तिलक को काले पानी की सज़ा, मांडेले बर्मा जेल खाने को सरहद पार किया गया। 1914 ईस्वी में इसी वजह से कौमी तहरीक को एक नया जोश मिला। इस तरह से सूरत की फूट के दौरान अस्करियत पसंद और एतदाल पसंदों में क्या हो गया, वो लोग तकसीम हो गए। इस तहरीक को और मजबूती मिली और जोश मिला। वो अपनी तरीक़े, अपने सोच से इस तहरीक को आगे ले जाना चाह रहे थे।
1916 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल तहरीक का आज़ाद किया। इसी दौरान छोटे छोटे इलाक़े में जो रहनुमा थे वो एकजुट होकर अपनी एक क्या हुआ, एक ग्रोह तैयार किया और एक ग्रोह तैयार कर आज़ादी की जद्दोजहद को क्या करते गए, वो तहरीक का नाम देके इसको आगे लेते चले गए, आगे लेके चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी तरह से अंग्रेज़ हमारे मुल्क को छोड़कर चले जाए। ये देखिए किसकी तस्वीर है बच्चों, ये बाल गंगाधर तिलक और ये है एनी बेसेंट। अब हम जानेंगे रावलेट एक्ट। रावलेट एक्ट क्या है और इसके तहत क्या है। 1919 ईस्वी में रावलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में फरवरी में जारी हुआ। क्या था देखिए, हुकूमत किसी भी फ़र्द को शक की बुनियाद पर बग़ैर वजह गिरफ़्तार कर सकती थी, इसलिए हिंदुस्तानियों ने इसकी सख्त मुखालिफत की, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की क्या थी, ये एक ऐसी ज़ालिमाना हिकमत अमली थी जिसके तहत वो हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से कमज़ोर करना चाह रहे थे, पूरी तरह से वो कमज़ोर करना चाह रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने रावलेट कानून, जिसको हम कहेंगे रोलैट एक्ट, जारी किया। इसके तहत वो बग़ैर किसी शक के वो कौन से भी किसी हिंदुस्तानी को क्या कर सकते हैं, गिरफ़्तार कर सकते हैं। जलियांवाला बाग क़त्ल-ए-आम, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये जो वाक़या है एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हिंदुस्तान की तारीख़ में, ये दिल दहलाने वाला वाक़या है हिंदुस्तान की तारीख़ में। ये तहरीक के दौरान कई मासूमों ने इस तहरीक में अपनी जान दे दी। देखिए बच्चों ये तस्वीर, किस तरह का ये मंज़र था, किस तरह का ये वाक़या था जिससे पूरा दिल दहलाने वाला था। कई हिंदुस्तानी, मासूम हिंदुस्तानियों ने इसमें अपनी जान दे दी, ना उसमें बूढ़े बच्चे सब शामिल थे। ये वाक़या, जो दर्दनाक वाक़या 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से थोड़ी दूरी पर जलियांवाला बाग नामी पार्क में एक जलसे का एहतमाम किया गया था। वहाँ पर ये वाक़या अंजाम में आया। देखिए इसकी तस्वीर देखिए आप लोग, किस तरह से मासूमों ने अपनी जान दे दी। ख़तरनाक वाक़े को अंजाम देने वाला ऑफिसर जो था, जो अफसर था, जनरल डायर था, जिसने इस दर्दनाक वाक़े को अंजाम दिया, जहाँ पर सैकड़ों हिंदुस्तानी अपने चहीते रहनुमा सैयद सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, एहतजाज के लिए खड़े हुए थे। सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे, वहाँ पे एहतजाज के लिए खड़े हुए थे। तब जनरल डायर ने इसको क्या किया, अंजाम दिया। अब हम जानेंगे कौमी इनक़िलाब, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज़म। बेइंतहा हुब्बुल वतनी और क़ुरबानी का जज्बा इनक़िलाबी कौमी दावेदारों का अहम उसूल था। कौमी इनक़िलाब, इनक़िलाब क्या था, वो रेवोल्यूशन था, एक क्या था, वो चेंजेस था। उनको हिंदुस्तानी चाहते थे कि अंग्रेज़ पूरी तरह से हमारे मुल्क को छोड़ जाए और उनकी अंग्रेज़ों की क्या है या हुकूमत को पूरी तरह से उन्होंने नाकाम करना चाह रहे थे। तो हिंदुस्तानियों में किसका जज्बा पैदा हुआ, हुब्बुल वतनी का। हुब्बुल वतनी बेइंतहा प्यार और मोहब्बत जो हिंदुस्तानी अपने वतन से करते थे, उसका अहम जज्बा पैदा हुआ और इनक़िलाबी कौमी दावेदारों का अहम उसूल बन गया ज़िंदगी का। फौरी तौर पर हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का अज़म था। विनायक दामोदर सावरकर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रहनुमाओं की, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो रहनुमा हैं, इसको क्या दी, इन्होंने आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ और एक मुसम्मम इरादा किया कि हम हर हाल में हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को आज़ादी दिलाएंगे।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण और अज्ञा प्रसाद जैसे शोहदा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लाहौर सेंट्रल जेल में इन तीनों को फांसी दे दी गई। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। किस लिए? हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि उनको अपने मुल्क से उनको बहुत मोहब्बत थी, जज्बा था। क्या था? अपने मुल्क से प्यार का, अपने मुल्क पे जान कुर्बानी का। इसी खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और क्या हो गए? वो फांसी पर चढ़ गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और ये तहरीक को आगे लेते गए। हम जानेंगे कि इस तहरीक में जो अहम साल हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ईस्वी में कायम हुई। एतदाल पसंदों का दौर जो था 1905 से 1885 से 1905 तक। अस्करियत पसंदों का दौर था जो 1905 से 1919। बंगाल की तकसीम 1905 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 ईस्वी में हुआ। सूरत की फूट 1907 ईस्वी में। जलियांवाला बाग 1919 में हुई। तो बच्चों, आप समझ चुके हैं कि तहरीक आज़ादी का दौर कैसा था, किस तरह से हमारे रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हुए इस मुल्क को आज़ादी दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सवालात करूँगी इस सबक के तहत। तो ये खानापुरी है। बंगाल की तकसीम डैश में हुई 1905 ईस्वी में। डैश ईस्वी में 1919 ईस्वी में क्या गुजरा? जलियांवाला बाग का वाक़या गुजरा। रवींद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गाया। डैश ने अमर सोनार बांग्ला गाया। किसने गाया? रवींद्रनाथ टैगोर ने। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये सबक। तो कोशिश कीजिए इसको और अपनी दिमाग में अच्छी तरह से याददाश्त करने के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो इसको प्लीज़ कोशिश कीजिए इसको मुकम्मल करने की और ज़हन नशीन करने की। तो सवाल है, देखिए मेरा होमवर्क है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकासद की फहरिस्त बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबक समझ में आया होगा और इसको ज़हन नशीन किया होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।